नमस्कार साथियों। आज हम लोक प्रशासन बीए पार्ट सेकंड केंद्रीय सचिवालय टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में इस बिंदु पर चर्चा की थी कि केंद्रीय सचिवालय क्या है। अब आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय सचिवालय की आवश्यकता क्यों। तो हम देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय प्रणाली में राजनीतिक कार्यपालिका है वही लोक नीति और कानून का निर्माण करती है, लेकिन उसे इस कार्य में सहयोग व सहायता देने के लिए सचिवालय का स्थायी प्रशासनिक तंत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये लोग अपने काम के और तकनीकी मामलों के विशेषज्ञ होते हैं। दूसरी बात, मंत्रीगण हैं, उनको अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों और व्यस्तताओं के चलते प्रशासनिक कार्यों को निपटाने में इतना समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए इन प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में सहायता सचिवालय देता है। तीसरी बात, योजना और कार्यक्रम निर्माण में तकनीकी सहायता सचिवालय के द्वारा ही दी जाती है, क्योंकि किसी भी योजना, नीति, कार्यक्रम के निर्माण के लिए जिन तथ्यों, जिन आंकड़ों, जिन डाटा की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए एक तकनीकी भंडार गृह का काम सचिवालय करता है। इसके अलावा राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी व अकुशल होती है। अकुशल इस मामले में कि मंत्री जो बनते हैं वो अनेक कारणों के द्वारा उस पद को प्राप्त करते हैं। उनको प्रशासन की तकनीकी जटिल शब्दावली और प्रक्रियाओं के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए सचिवालय के कुशल कार्मिक इस मामले में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा मंत्रियों को तटस्थ व व्यवहारिक सुझाव सचिवालय ही प्रदान करता है, जो संविधान, कानून, नियम, उपनियमों के आधार पर होता है। जैसे ही विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारत ने कल्याणकारी और प्रशासकीय राज्य की अवधारणा को अपनाया, तो उसमें सरकार का कार्यक्षेत्र अनंत हो गया। उसका इतना विस्तार हो गया कि आम जनता के जीवन के प्रत्येक पहलू पर लोक प्रशासन का प्रभाव पड़ने लग गया। इसलिए सचिवालय इन सभी कार्यक्रमों को लागू करने, उनका निर्माण करने, उनका मॉनिटरिंग करने का काम सचिवालय के माध्यम से किया जाता है। अब हम बात करेंगे भारत के केंद्रीय सचिवालय की क्या विशेषताएं हैं। पहली बात, यह ब्रिटिश विरासत है, क्योंकि ब्रिटेन के शासन के दौरान इम्पीरियल सेक्रेटरीट का निर्माण हुआ था, जिसमें समय अनुकूल अनेक प्रकार के परिवर्तन होते होते आज का केंद्रीय सचिवालय अस्तित्व में आया है। दूसरी बात, यह निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील प्रकृति का निकाय है। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से इसके अंदर परिवर्तन किए गए हैं। यह प्रशासनिक तंत्र का शीर्षस्थ व विशालतम संगठन है, जहां पूरे सरकार के मंत्रालय और उनको चलाने वाले अधिकारी कार्मिक बैठते हैं। समय के साथ साथ इसके आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है, क्योंकि सरकार के सामने अनेक प्रकार की नई चुनौतियां, नए विषय, नए क्षेत्र आते रहे हैं। इसलिए उन समस्याओं का हल करने के लिए इसके आकार में निरंतर वृद्धि होती रही है। इसके अलावा इसमें लोक सेवा और नौकरशाही के गुण और अवगुण दोनों के दर्शन हो सकते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों का एकीकृत नाम ही केंद्रीय सचिवालय है। इसके अधीन अनेक अधीनस्थ और कार्यकारी संस्थाएं होती है। कार्यकारी संस्थाओं में आयोग है, बोर्ड है, निदेशालय है, संस्थान हैं, लोक उपक्रम हैं। ये सभी अपने अपने मंत्रालय या विभागों के अधीन रहकर काम करते हैं। केंद्रीय सचिवालय में अधिकारी पदों पर अवधि प्रणाली यानी टेन्यूर सिस्टम लागू है, जो सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था। एक निश्चित समय के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर सचिवालय में लगाया जाता है
और उसके बाद में उनको अपने मूल पदों पर भेज दिया जाता है। इससे वो दोनों जगह के अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। सचिवालय नीति निर्माण करता है और कार्यकारी संस्थाएं नीतियों का क्रियान्वयन करती है। इसे स्प्लिट सिस्टम कहा जाता है। मंत्रालय कई विभागों, खंडों, संभागों में बंटा हुआ होता है। केंद्र सरकार की नीतियों, विधियों, कार्यक्रमों के निर्माण और नियंत्रण में सचिवालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें मुख्यतः 5 प्रकार के कार्मिक पाए जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं से, केंद्रीय सेवाएं ABCD ग्रेड से, केंद्रीय सचिवालय सेवा से, केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा से और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा से। धन्यवाद। बाकी बातें अगले लेक्चर में।